Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हम हमारे रेगुलर सेशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। उसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जिसमें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म, उसके बाद गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस एक्सचेंज और रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग प्रोसेस को डिस्कस करा था। अब उस सेगमेंट का कंप्लीशन हो चुका है, यानी कि उस चैप्टर को हमने कंक्लूड कर दिया है। तो उस सेगमेंट के समरी वाले पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो समरी जो हमारे एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है उसे ही अपन देख लेंगे डायरेक्टली। सो द हेडिंग इज समरी, ठीक है। और हम शुरू करते हैं समरी वाले सेगमेंट से। सेल्स यूटिलाइज द ऑक्सीजन। हमें जैसा कि पता है कि सेल्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ड्यूरिंग क्या होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन होने के साथ साथ क्या होता है, उस प्रोसेस में एट द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म कुछ एक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो एनिमल्स जो हैं वो अपने अपने तरीके इन्वॉल्व कर रखे हैं उन्होंने। उन तरीकों के हिसाब से क्या करते हैं, जैसे कि उनको ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना है तो उसके लिए अपना तरीका है, अपनी मैकेनिज्म है। और उस प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कराना है तो उसके लिए अपना अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। हो गया। वी हैव, जैसे कि ह्यूमंस की बात करूं तो यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए फॉर द ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन और द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में लंग्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स से एसोसिएटेड एयर पैसेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर होता है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन के लिए है, डिस्क्राइब्ड है। रेस्पायरेशन को यहाँ पर डिटेल करा गया है, ठीक है। रेस्पायरेशन की पहली स्टेप होती है ब्रीदिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रीदिंग के टाइम क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर इनहेल करा जाता है जिसे इंस्पायरेशन बोल देते हैं, ठीक है। और एल्वियोलर एयर को रिलीज कर दिया जाता है बाहर की तरफ जिसे एक्सपायरेशन बोल देते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज होता है। उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है थ्रू आउट द बॉडी ब्लड के थ्रू, ठीक है। फिर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और CO2 का ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू लेवल पर। फिर उसके बाद सेल्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है जिसे अपन सेलुलर रेस्पायरेशन बोल देते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। हमने देखा था कि प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंस होने की वजह से ही या होने पर ही हमारी बॉडी में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर प्रेशर ग्रेडियंट जो है उसका डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ, इस ग्रेडियंट के साथ साथ स्पेशलाइज्ड मसल्स ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल्स है, डायफ्राम है, ये भी इसमें एक अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन दीज एक्टिविटीज कैन बी एस्टिमेटेड बाय द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, ठीक है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के लिए हम इन गैसेस के वॉल्यूम्स को या फिर अमाउंट को मेजर भी कर सकते हैं। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलर लेवल, एल्वियोलाई एंड टिश्यूज पर क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है, यानी कि पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यूज में डिफ्यूज होने को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और ये सारे के सारे फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड को अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज कराने के लिए टिश्यूज से एल्वियोलाई में भी क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, जैसा कि हमें पता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। इन द एल्वियोलाई वेयर द PO2 इज हायर, ठीक है, एल्वियोलाई में PO2 लेवल ज्यादा है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। और टिश्यू लेवल पर इसका उल्टा होता है, वहां पर क्या होता है, PO2 का लेवल कम होता है, PCO2 का लेवल हाई होता है, H+ कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाती है, ठीक है। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के थ्रू कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, ठीक है। इन द टिश्यूज जहां पर PCO2 का लेवल ज्यादा होता है, यहाँ पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाती है, जुड़ जाती है किससे, हीमोग्लोबिन से। और इसका उल्टा होता है, जहां पर एल्वियोलाई में PCO2 का लेवल कम होता है, PO2 का लेवल हाई होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो रेस्पिरेटरी
मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करता है। एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये पोन्स पार्ट में सिचुएटेड रहता है ब्रेन के। एक और एरिया होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स को ऑल्टर कर सकता है। ये डिस्कशन हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के समरी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।